ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं 2006। ये एक बार रिपीट हो चुका है आपका प्रीलिम्स में और एक बार मेंस में आ चुका है इस पे क्वेश्चन। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, ठीक है। दिस इज आल्सो एन ओवरलैप विद समवन हु हैज एन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। पेपर 2 जो है एंथ्रोपोलॉजी का, उसमें ये ऑप्शनल, ठीक है। एंड ये जो एक्ट है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन। अब वल्नरेबल पॉपुलेशन में आपको पता होगा बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें से ट्राइबल पॉपुलेशन भी आ जाता है। ओके, ट्राइबल्स की कुछ समस्या बता सकते हो? इंडिया में ट्राइबल की क्या क्या समस्या है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट द ट्राइबल्स आर फेसिंग इन इंडिया? लैंड एलियनेशन होती है, पॉवर्टी, ओके। इंडेप्टेडनेस मैं बताऊंगा, इंडेप्टेडनेस, है ना। इंडेप्टेडनेस मैंने बताया आपको, इंडेप्टेडनेस जो दोज हु हैव अटेंडेड। वेरी गुड। ओके, यहाँ पर रंजन अपने एंथ्रोपोलॉजी नॉलेज का फायदा उठाते हुए, डीपॉपुलेशन इज वन ऑफ द इशू। डीपॉपुलेशन और क्या है? इंडेप्टेडनेस है, और क्या मैंने बताया था आपको? एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, ओके, उसकी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, दैट इज अ ब्रिलियंट आंसर। ओके, गवर्नेंस का डेफिसिट है। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ लॉज दैट प्रोटेक्ट देम, दैट इज यस करेक्ट। सेटलमेंट इज देयर, सेटलमेंट क्राइसिस इज देयर। हाउसिंग क्राइसिस बोल सकते हो, ओके। और क्या क्या है? और ट्राइबल्स की पॉपुलेशन में एडिक्शन है, ओके, एडिक्शन है। और क्या है? एडिक्शन के साथ साथ और है, एक और प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ आपको। ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है, बिकॉज पुअर ट्राइबल गर्ल्स आर ट्रैफिक्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन and slave labor. Poor tribal boys are sent into slave labors, and poor tribal girls are sent into both slave labor and as well as prostitution. Okay, yes. So ये एक चीज है, that is very, that is hammering the tribal population of our country. सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड दूंगा आपको बिफोर टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो आपको बता देता हूँ कि बिफोर कॉलोनियल दो पीरियड में फॉरेस्ट लॉज जो है हमारे कंट्री में, दो दो पीरियड में डिवाइडेड है, ओके। ये है एक प्री इंडिपेंडेंस, जिसको हम कॉलोनियल पॉलिसी बोलते हैं, और पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये क्या हो गया? कॉलोनियल पॉलिसी, ओके। ये कॉलोनियल पॉलिसी में क्या हुआ था कि दे सी, कॉलोनियल पॉलिसी में था कि जब रेलवेज आया, तो रेलवेज आया तो वो उसने क्या किया था? रेलवेज ने हिंटरलैंड को उससे कनेक्ट किया था, एंड रिसोर्सेस का ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, इट बिकेम पॉसिबल। तो पहले क्या होता था? सपोज रेलवेज नहीं था तो यू हैव टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स ऑन बुलक कार्ट्स। आपको क्या करना था? बुलक कार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट करते थे, तो उतना लेवल में आपको एक्सट्रैक्शन नहीं चाहिए होता था। बट जैसे ही रेलवेज आया एंड हिंटरलैंड, मान लो सपोज दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ओके, ये इंडिया का मैप है, तो हिंटरलैंड से कोस्टल्स, ओके, फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, बॉम्बे तक का रेलवे अगर बैठा दिया गया, तो वहां से क्या हुआ? एक्सट्रैक्शन भी बढ़ गया। तो अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, द ब्रिटिशर्स, द colonialists, दे रियलाइज दैट यार फॉरेस्ट वेल्थ को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और नाउ वी हैव द रेलवेज, अब हम इसको ब्रिटेन भी भेज सकते हैं, वी कैन सेल इट टू अदर कंट्रीज एज वेल, हमारा ट्रेड बढ़ जाएगा, है ना। तो उसके चलते इन्होंने क्या किया? नए नए लॉज बनाने शुरू कर दिए, जिसमें सेटलर्स का, द पीपल हु वेयर ऑलरेडी देयर, उनका राइट्स वो खा गए। उसके पहले क्या था? द ट्राइबल पीपल ऑलवेज हैड अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद देयर फॉरेस्ट। वो एक सस्टेनेबल यूज करते थे, बिफोर सस्टेनेबिलिटी वाज अ फैशन। हमेशा से जो ट्राइबल्स थे, दे वेर ऑलवेज इन अ सस्टेनेबल रिलेशन, ओके, सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद द फॉरेस्ट। लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या किया? दे केम इनटू एन एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप, और इन्होंने ये जो सेटलर्स थे, जो ट्राइबल्स थे, उनका क्या किया? उन्होंने राइट्स खा गए। उनको बोला कि अब तुम फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते हो, जाना है तो हमारी परमिशन लेके जाओ, जो भी तुम्हारा रिचुअल्स होता है वो हम करने नहीं देंगे, यहां से निकलो, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिटिश राज। तो उसके चलते लॉट ऑफ ट्राइबल्स लॉस्ट देयर राइट्स। ब्रीफली मैं बता देता हूँ। तो पहला फॉरेस्ट एक्ट था 1865 का। तो 1865 का एक्ट समझ में आ रहा है आपको? 1854 में
बॉम्बे टू ठाणे जो रेलवे स्टार्ट हुआ था डलहौजी के समय, इफ यू गाइस रिमेंबर 1853 आई थिंक, यस। तो 1853 में ये बॉम्बे टू ठाणे का लाइन हुआ था, एंड देन इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग। ओके, ब्रिटिशर्स फाउंड देयर, यस, ब्रिटिशर्स आल्सो फाउंड कि यार ये रेलवे बड़ी अच्छी चीज है। नाउ वी कैन ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स, और रॉ मटेरियल्स आपको फॉरेस्ट से भी मिलेगा, है ना। तो फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट आया था 1865 का। उसमें क्या किया था, सबसे पहले एक अटेम्प्ट हुआ था कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओके, टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, कि भाई तुम अंदर जाते हो फॉरेस्ट के तो हमसे पूछ के जाओगे, ठीक है, यू कैन गो इन एंड यू कैन कलेक्ट थिंग्स, लेकिन आप हमसे पूछ के जाओगे। तो जो पहला रोक टोक जिसको बोलते हैं, ओके, जिसको हम रोक टोक बोलते हैं, वो पहला रोक टोक स्टार्ट हो गया था 1865 के एक्ट में। वहां से उनको थोड़ा सा आइडिया मिलना शुरू हो गया था, यार ये फॉरेस्ट अच्छी चीज है, फॉरेस्ट में बड़ी सारी बहुत ज्यादा वेल्थ होती है, टिम्बर होता है, टिम्बर हमें काम का आता है। टिम्बर उस समय शिप बिल्डिंग में भी काफी यूज होता था। आयरन के शिप्स और स्टील के शिप्स उस समय नहीं होते थे, लेकिन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में अच्छे क्वालिटी के टिम्बर वो भी इंपॉर्टेंट होते थे। मैंने एक नाम बताया था, आपको याद है, देयर वाज अ फॉरेस्ट मैनेजर, जो इंडियन गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसने एक जर्मन आदमी को बुलाया था। डू यू नो हिज नेम, व्हाट वाज हिज नेम, हु स्टार्टेड प्लांटेशन, प्लांटेशन फार्मिंग इन इंडिया। प्लांटेशन, नॉट प्लांटेशन फार्मिंग, बट प्लांटेशन ट्री को जो लगाना, ओके, इन अ प्लांटेशन मोड, उसने स्टार्ट किया था। व्हाट वाज हिज नेम, कैन एनीवन टेल मी? भैया एंथ्रोपोलॉजी वालों को तो बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है, उनको मैंने बता चुका हूँ। एनीवन? रंजन, नैनिका, और कोई है अपना? वीएस नहीं है? यू डोंट रिमेम्बर डीट्रिक ब्रांडिस? तो डीट्रिक ब्रांडिस जो था, है ना, डीट्रिक ब्रांडिस वाज अ जर्मन फॉरेस्टर, जर्मन फॉरेस्ट साइंटिस्ट था। उसको बुलाया गया एंड उसको बताया गया कि हमें ये, हमारा ये प्लान है। तो उसने क्या किया, उसने साइंटिफिक तरीके से जो कमर्शियली वायबल, नहीं, आई कम टू दैट, कमर्शियली वायबल जो फॉरेस्ट है उसको लगाना शुरू किया। तो सपोज एक फॉरेस्ट है, उसमें 10 तरीके के, 10 टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ ट्रीज थे, 10 तरीके के ट्रीज के स्पीशीज थे। अब उसने क्या किया कि 9 तरीके के स्पीशीज को हटा दिया, और एक तरीके की स्पीशीज विच वाज कमर्शियली वायबल, शिप बिल्डिंग में काम आता था, बाकी कमर्शियल एक्टिविटीज में काम आता था, उसको लगाना स्टार्ट कर दिया। सो दिस वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ द ब्रिटिश पीपल, दैट ओके, फर्स्ट फर्स्ट फेज में क्या किया उन्होंने, 2 फेज का फॉरेस्ट पॉलिसी था इनका। फर्स्ट फेज में क्या किया, सबसे पहले जो ड्वेलर्स थे, ऑलरेडी जो ट्राइब्स रहते थे, उनको भगाना स्टार्ट किया। एंड देन सेकंड में उन्होंने क्या किया, प्लांटेशन करना स्टार्ट किया कमर्शियली वायबल फॉरेस्ट का। सो इससे क्या हुआ कि जो जितनी भी चीजें अंदर उग रही थी फॉरेस्ट के अंदर, वट एवर वॉज ग्रोइंग, इट वॉज नॉन साइंटिफिक इन अ वे, बिकॉज दैट वॉज नॉट नेचुरल टू इंडिया। सपोज फॉरेस्ट के अंदर दे आर ओनली ग्रोइंग ओक्स, सारे पेड़ को काट के ओक्स उगाने लगे, बिकॉज ओक वॉज इन डिमांड। ओके, तो इस चीज के वजह से ट्राइबल्स को बहुत नुकसान, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट हैपेंड टू द ट्राइबल्स। अब आपका क्वेश्चन है, वाज ही इन चार्ज ऑफ नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस? नो, डीट्रिक ब्रांडिस वाज इन द 19th सेंचुरी। ओके, 1880 में मर गया था वो, 1890 में मर गया था। ओके, आपका जो द मैन यू आर आस्किंग, हिज नेम वाज वेरियर एल्विन। ओके, वेरियर एल्विन, ही वाज अ self taught so called anthropologist who was a missionary. He came in as a missionary. Okay, वो आए थे यहाँ पर एज अ मिशनरी आए थे। ओके, और उनको फिर नेहरू जी के साथ उन्होंने पैक्ट किया कि नागालैंड में ओनली क्रिश्चियन मिशनरीज आर गोइंग टू ऑपरेट, नो साधुज आर गोइंग टू गो इनटू नागालैंड। ओके, तो वो एक पैक्ट है। और जो ट्राइबल पंचशील है विथ नेहरू, वो डिजाइन किया गया था वेरियर एल्विन के द्वारा। उन्होंने, वेरियर एल्विन हैड, ऑलराइट, वेरियर एल्विन हैड designed this tribal panchil that was Nehru's policy with the tribals. Okay, I hope this concept is clear to everyone. Then आया फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। 13 साल के बाद 1878 में इन्होंने क्या किया कि अब देख लिया, दे टेस्टेड द वाटर कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं फॉरेस्ट को। और उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक्सप्लॉइटेशन वो और ज्यादा एफिशिएंट हो गया था, और ज्यादा एफिशिएंट हो गया था।
तो उन्होंने क्या किया कि स्टेट की अथॉरिटी को और एक्सटेंड कर दिया। ओके, स्टेट की अथॉरिटी को और एक्सटेंड कर दिया। And the control over forest was tightened by prohibiting certain acts such as trespassing। तो आप trespassing नहीं कर सकते हो। अगर सपोज दिस इज अ फॉरेस्ट और इसको फॉरेस्ट को स्टेट का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, पहले किसका प्रॉपर्टी था? पहले एक नेचुरल राइट था ट्राइबल्स का, और उसको इसमें डाल दिया, ठीक है। देन यहां पर अब क्या किया, दे स्टार्टेड इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शंस कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, अगर आप अंदर पाए गए तो आपको हम अरेस्ट कर लेंगे। ओके, यू कैन नॉट ट्रेसपास, यू कैन नॉट गेट योर कैटल इनसाइड, आप अपने जानवर को अंदर नहीं ले जा सकते हो। एंड मोर ओवर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स वेयर आल्सो प्रिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पर क्या है, उनको जेल में डालने लगे और उनको फाइन्स देने लगे, दैट यू हैव टू डू दैट। ओके, मच लाइक रिजर्व फॉरेस्ट, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट का पर्पस दूसरा है। Post independence reserve forest is meant for wildlife management. It is meant for for a comprehensive wildlife management, sustainable development. Pre independence reserve forest was for exploitation of raw material for the benefit of the colonial masters. Okay, have you understood? Okay, आगे चलते हैं। देन फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1894 की। फ्रेंड्स आप थोड़ा सा ध्यान देना, आई विल बी टेलिंग यू वन थिंग कि जीएस वन में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है यूपीएससी जीएस टू में भी आपको क्वेश्चन पूछ दे। जीएस वन में भी पूछ सकता है, जीएस टू में आपसे पूछ दे ट्रेस दी डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट लॉज इन इंडिया। जीएस थ्री में भी हो सकता है। ओके, इसी साल आ गया था जीएस वन में, है ना, तो उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर हो सकता है जीएस थ्री इन्वायरमेंट में पूछ दे, एंड यू हैव टू ट्रेस इट। तो वहां पर ये नहीं हो सकता कि एंथ्रो वाले बच्चे अपना एडवांटेज ले जाएंगे। एवरीवन शुड बी प्रिपेयर्ड। तो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? 1894 की उनकी आई थी पॉलिसी। अब तक क्या था, हमें एक्ट्स आ रहे थे। अब क्या है, कंप्रिहेंसिव वे में। पॉलिसी और एक्ट में डिफरेंस क्या है? एक्ट इज फॉर शॉर्ट टर्म, 3 से 5 से 10, मैक्सिमम 10 साल का आप होराइजन लेके चलते हैं। पॉलिसी में जब भी सरकार पॉलिसी लाती है तो वो 50 साल आगे का सोच रही है। नेशनल बायोफ्यूल एक्ट, नेशनल अगर बायोफ्यूल एक्ट करके कुछ आता, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर नेशनल बायोफ्यूल एक्ट आता तो दैट वुड हैव बीन फॉर 3 to 10 ईयर होराइजन। लेकिन सरकार ने क्या लाया 2018 में? नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। और पॉलिसी जब आती है तो वो 50-100 साल के लिए आती है। तो ये जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, ये सोच के आई थी कि ये हमें नेक्स्ट 100 ईयर्स तक ब्रिटिश राज को सर्व करेगी इंडिया में। ओके, तो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वाज एनविसाज्ड द रेगुलेशन ऑफ राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द यूजर्स इन द फॉरेस्ट। तो यूजर्स कौन थे? ट्राइबल्स ही थे। ओके, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वही। These regulations and restrictions were justified only when the advantages to be gained by the general public was greater than that of individual। यहाँ पर एक और चीज है कि इन्होंने क्या किया, एक यूटिलिटेरियन पॉलिसी बनाई थी कि ग्रेटर गुड, ये ग्रेटर गुड ऑफ जनरल पब्लिक इसमें डाल दिया था। एंड ग्रेटर गुड ऑफ जनरल पब्लिक इज अ वेरी एम्बिगुअस टर्म। इट इज अ वेरी एम्बिगुअस टर्म जनरली डन बाय ऑपरेसिव गवर्नमेंट्स, ताकि वो इंडिविजुअल राइट्स को सप्रेस कर सकें। ओके, hence the rights and privileges of individual must be limited in the larger public interest। तो उन्होंने बोला कि जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स है उसको लिमिट करो, बिकॉज सरकार का फायदा होना चाहिए। सरकार का फायदा होना चाहिए। व्हेन जनरल पब्लिक बोला जा रहा है, ये मत समझना जनरल पब्लिक आप लोग, जनरल पब्लिक मेंट दी ब्रिटिश राज। ओके, through the first policy of 1894 the forest officials arrived on the scene for the first time। यहाँ पर जो है आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सुना है आपने आईएफओएस या आईएफएस? तो दैट केम इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। लेकिन एक प्रिलिमिनरी आईएफएस, मतलब आईएफएस का जो प्रीडिसेसर था, एक बहुत ही ज्यादा नॉन ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्होंने कुछ पोजीशंस बना दिए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के, रेंजर्स वगैरह। ओके,
लेकिन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 जो कि आज भी लागू है, उसके सर्टेन प्रोविजंस आपको आज भी मिल जाएंगे। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, वो जो है इट वाज एन अटेम्प्ट टू रेगुलेट फर्दर पीपल्स राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है पीपल्स का, अगेन समझ जाओ किसके लिए था। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक ऑर्गेनाइज्ड कैडर जिसका नाम था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसके एग्जाम यूपीएससी आज भी कंडक्ट कराती है, दैट केम फ्रॉम 1927। यहाँ यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकती है, चार ऑप्शन दे दे एंड दे विल आस्क यू कि कौन से पॉलिसी से या कौन से एक्ट से द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर कैडर वाज क्रिएटेड। इट इज अ गुड पॉसिबिलिटी। ओके, then this act provided for elaborate provisions which further extended states authority। states authority कैसे अंदर गई फॉरेस्ट एक्ट 1927 से? it went inside through the Indian Forest Service, it went inside through the creation of posts like forest rangers, state forest service। आज भी यूपीपीसीएस का फॉर्म भरते हो, यूपीपीसीएस के फॉर्म में आपको दिखता होगा डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का पोस्ट वगैरह रहता है ना, तो उसके थ्रू रहता है। आज भी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस इज वेरी मच अलाइव। फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर्स, और इनको क्या था, स्वीपिंग पावर्स दे दिया गया था। स्वीपिंग लीगल पावर्स में इनका क्या था, तो ये क्या कर सकते थे, किसी को भी विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर सकते थे अगर इन पे रीजनेबल सस्पिशन था। रीजनेबल सस्पिशन अगर किसी पे था तो आप क्या कर सकते थे, आप इसको अरेस्ट कर सकते थे। रीजनेबल सस्पिशन समझ जाओ हाउ ऑपरेसिव। अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं या एक फॉरेस्ट रेंजर हूं, अगर मुझे बोला जाए कि मैं किसी को भी अरेस्ट कर सकता हूं रीजनेबल सस्पिशन पे, तो रीजनेबल सस्पिशन इज अ वेरी वेग टर्म, और उसके चक्कर में बहुत लोगों को फॉरेस्ट रेंजर्स करप्शन के लिए अरेस्ट कर लेते थे कि ठीक है 10 रुपए निकाल, 20 रुपए निकाल, देन आई विल लीव यू। ओके, 10 रुपए 20 रुपए, आई एम टॉकिंग अबाउट 1927 एंड 30s। ओके, बहुत बड़ा सम होता था। सेक्शन 68 dealt with the power to compound the offenses or cattle trespass act। they can apprehend your cattle as well। आप जाओगे अंदर फॉरेस्ट के अंदर, तो आपका कैटल अगर मिल जाएगा तो आपका कैटल भी उड़ा सकते थे वो। और बहुत बार ऐसा होता था कि कैटल लीगली गया अंदर, लेकिन रीजनेबल सस्पिशन का यूज करके और कैटल को रख के, या तो वो फॉरेस्ट रेंजर्स क्या करते थे कि मार्केट में बेच बेच देते थे, या उसको अपने घर ले जाके उसका यू नो दे यूज्ड टू मिल्क एंड एंजॉय द कर्ड एंड द घी। ओके, the act gave power to the executive to make rules which were not necessarily permanent in nature। तो यहां पर अगेन ड्रैकोनियन टेम्पररी लॉज बना सकते थे आप एज अ फॉरेस्ट ऑफिशियल। आज मजा नहीं आ रहा है, ओके, आज मजा नहीं आ रहा है तो ये लॉ बना देते हैं, चलो सबको तंग किया जाए। आज मूड अच्छा है तो चलो डीरेगुलेट कर देते हैं, आज मूड खराब है तो चलो ये कर देते हैं। so this was a very draconian law as can be seen। and then 1935 में फॉरेस्ट जो एज अ सब्जेक्ट है, that was transferred to the state list। ओके, इन द थ्रू दी 1935 एक्ट। कोई बता सकता है आज के डेट में कौन से लिस्ट में है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट? कौन करंट लिस्ट में? ओके, कौन करंट लिस्ट में? वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? नाउ वी आर स्टार्टिंग फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज प्लीज आप अपने क्वेश्चंस पुट अप करें, देन ओनली वी विल मूव फॉरवर्ड। हाँ, प्रोविंस, you are right। what do I mean by state list in the 1935 act? I meant provinces। okay, provinces। तो आज के डेट में कौन करेंट लिस्ट में है, तो इसका मतलब दोनों बना सकती है। ओके, आपकी ये भी बना सकती है ऑन सर्टेन मैटर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट करते हैं 2006। तो एफआरए जो था ये एक मार्क्ड शिफ्ट, मार्क्ड शिफ्ट है ये। ओके, पहले के जितने भी एक्ट थे दे वर ड्रकोनियन, कहीं भी राइट्स के बारे में देखो, राइट्स के बारे में बात नहीं हो रही है, राइट्स के बारे में बात नहीं हो रही है। यहां पर क्या है, स्वीपिंग पावर, स्वीपिंग पावर दिया गया था टू दी एग्जीक्यूटिव, और उससे क्या होता था, ट्राइबल्स का हरासमेंट होता था। लेकिन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एफआरए जो है, इट वाज इनेक्टेड इन 2006 व्हिच रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटी। ओके, फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटी को सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था। yes, this is in line with the DPSP, very much in line with the DPSP, that is the
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ट्राइबल्स को जो हक दिलाना है वो बिल्कुल हमारे डीपीएसपी में इज प्रेजेंट। ओके, फंडामेंटल राइट्स में भी राइट टू लाइफ में एंड लिबर्टी उसमें भी है। और राइट आर्टिकल 19, आपको पता है आर्टिकल 19 में कैसे, कैन एनीवन टेल मी? आर्टिकल हाउ इज आर्टिकल 19 कनेक्टेड टू दिस? आर्टिकल 19 इज ऑल्सो हेयर। राइट टू 6 राइट्स है, उसमें से कौन सी राइट यहाँ पर अप्लाई होता है? राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री, यस और नो? राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री यहाँ पर होता है कि नहीं? यस होता है। क्यों होता है? आप यहाँ पर देखो, हाउ इज राइट टू रेसिडेंस इज थ्रेटेंड, बिकॉज अगर आप अलाउ नहीं करोगे, ड्रैकोनियन लॉज बनाओगे और ट्राइबल्स को उनके ओरिजिनल हैबिटेशन से दखल अंदाज कर दोगे या आप उनको हटा दोगे, इफ यू विल पुश देम आउट, then it will be a very very big problem, है ना? Yes, right to reside. Okay, so forest dwelling tribal communities के लिए पहली बार it recognized the right। उसके पहले there was no talk about rights। ठीक है, rights कहीं थोड़े बहुत legislative forms में था, there was rights present through the legislative forms, but there was no comprehensive law which talked about the rights of the tribal community। Okay, and this was the this was the answer of the government। Okay, so आप देख रहे हो एक बहुत अच्छा, एक हाउ टू से दिस, एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एक आर्ग्यूमेंट है जब आप पढ़ते हो प्री कॉलोनियल ट्राइबल लॉज और फॉरेस्ट लॉज और पोस्ट कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज। तो दिस इज अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। आपसे कोई पूछता है, आपसे आप कोई बोलेगा, सपोज दे विल टेल यू दैट यार ब्रिटिश सरकार में तो मजा आ जाता था, ब्रिटिश सरकार में तो रोड बड़ी अच्छी थी और जो ब्रिज बनाते थे वो गिरती नहीं थी, ये सब चीजें बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये सारे पॉइंट्स रेज कर सकते हो दैट ओके बहुत अच्छा ब्रिज बनाते थे, लेकिन ब्रिज किसके लिए बनाते थे? ब्रिज अपने रेलवेज के लिए बनाते थे ताकि वो एक्सट्रैक्ट कर सके जो भी रेलवे लाइन बिछाई गई। ओके, रेलवे लाइन हमेशा याद रखना दैट द ब्रिटिश इंडियन रेलवे वाज नेवर मेंट फॉर द इंडियंस। The Indian nationalists used it to spread the ideas, that was the ingenuity of the Indian nationalists, but the Indian railways, that was meant for the British, by the British and of the British। okay, और पता है आपको एक बात, इंडियन रेलवेज जो है इट प्रोवाइडेड द मोस्ट रिटर्न्स टू द इन्वेस्टमेंट। जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स आ रहे थे उनको इंडियन गवर्नमेंट अपनी अपना जो ये जो होता है, सपोज इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दी इंडियन रेलवेज 1850s या 1860s की बात बता रहा हूं, द इंडियन गवर्नमेंट यूज टू गिव सॉवरेन गारंटीज दैट आई विल गिव यू एक्स टाइम्स रिटर्न। go and read about that and you will realize that is the best investment any human could have made in human history, and I am not exaggerating that। अभी मुझे याद नहीं है what is the percentage, exact percentage, but if you will read An Era of Darkness by Shashi Tharoor, if you are going to read An Era of Darkness by Shashi Tharoor, उसमें आपको पता चलेगा जो रेलवेज बनाई गई ट्राइबल एरिया से जाते हुए, वो सारी रेलवेज इट वाज मेंट फॉर द ब्रिटिशर्स, बाय द ब्रिटिशर्स एंड ऑफ द ब्रिटिशर्स। वो कभी भी इंडियंस के फेवर में नहीं बनाएगी। सो दैट इज, ये फॉरेस्ट एक्ट जो है दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म। ओके, 11% से कहीं ज्यादा था दोस्त, 11%। आई थिंक दैट वाज, अगर 11% है भी तो दैट वाज वीकली और मंथली। ओके, आप वो मैं, अगर मेरे को समय मिलेगा तो आई विल सेंड द स्नैप्स फ्रॉम दैट बुक, उसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। आपको पता चलेगा कि 1 पाउंड डालते अगर इंडियन रेलवेज में तो वो 15-20 पाउंड, 11-12-13-15 टाइम्स आपको रिटर्न मिलता है। तो 1000 पाउंड डालते उस समय 1860s में तो आपको 20,000 पाउंड सरकार रिटर्न देती। तो इट वॉज अ वेरी बिग पॉन्जी स्कीम। द इंडियन रेलवेज was a very very big Ponzi scheme, and it was never meant for you and me or for our ancestors, it was meant for the Britishers। okay, तो यहाँ पर ये समझ में आ गई आपको क्या करना था, एफआरए की क्या जरूरत थी, जो उनके दे वर डिपेंडेंट ऑन अ वैरायटी ऑफ नीड्स टू द फॉरेस्ट। ओके, ट्राइबल्स जो है दे वर डिपेंडेंट ऑन अ वैरायटी ऑफ नीड्स ऑन द फॉरेस्ट, इंक्लूडिंग देयर लाइवलीहुड, जो उनका सस्टेनेंस मिलता है, जो उनका हैबिटेशन मिलता है,
और जो उनका सोशियो कल्चरल नीड्स होता है वो कहाँ से फुलफिल होता है। ओके, उनका फॉरेस्ट से होता है। ये चीज मैंने एंथ्रो की क्लास में बताई थी, दैट जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में एक स्ट्रीम होता है, फॉरेस्ट में एक सीक्रेट ग्रोव होता है, जिसको एंसेस्टर समझ के ट्राइबल्स दे डू वर्शिप। Okay, they think that that stream is their ancestors, or that sacred grove or that tree is their ancestor. Okay, so यहाँ पर या गार्डियन एक तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे सपोज मैं और आप हैं, हम दिल्ली से बेंगलोर चले जाते हैं, बैंगलोर से कहीं और चले जाते हैं, देर इज अ लिंक विद दी होम टाउन। ठीक है, कोई इंदौर से है, कोई पटना से है, कोई रांची से है, कोई नागपुर से है, तो देर इज अ लिंक। ओके, कोई बंगाल से, किसी सिटी से, देर इज अ लिंक। वी ऑल लव आवर होम टाउन, लेकिन हमारे होम टाउन से उतना लगाव नहीं है हमारा। वी आर नॉट दैट अटैच्ड टू आवर होम टाउन एज दी ट्राइबल्स आर, बिकॉज ट्राइबल्स का जो ये मैंने डायमेंशन बताया ना आपको, देर इज अ स्ट्रीम जिसपे उनका पूरा कल्चर बना हुआ है, देर इज अ फॉरेस्ट जिसपे उनका पूरा कल्चर बना हुआ है। ओके, बिश्नोईज वगैरह का एग्जाम्पल सही है। ओके, यस, करेक्ट। सो ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इट रिकॉग्नाइजेस एंड वेस्ट दी फॉरेस्ट राइट्स एंड ऑक्यूपेशन। देखो, दो चीजें याद रखना, एफडीएसटी कौन होता है और ओटीएफडी कौन होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी बता दूं। इट रिकॉग्नाइजेस एंड वेस्ट दी फॉरेस्ट राइट्स एंड ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड इन फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब, दैट इज दी एफडीएसटी, एंड दी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, दैट इज ओटीएफडी। तो दो टाइप के लोग रहते हैं। आई टेल यू समथिंग, हिस्ट्री में अगर जाके देखो तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि सपोज सांथाल है, सांथाल रिबेलियन सुना है आपने? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट सांथाल रिबेलियन? है ना, सांथाल रिबेलियन सभी ने सुना होगा। तो सांथाल रिबेलियन में क्या हुआ था, व्हेन द रिबेलियन हैपेंड, तो वहां पर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा ऐसा भी किया था, दे अंडरस्टूड द फैक्ट कि वी डोंट मेस विद द सांथाल्स। ओके, तो उनके लिए लॉज बनाए थे, लेकिन उसके साथ उन्होंने वहां का डेमोग्राफी इंजीनियरिंग भी स्टार्ट कर दी। डेमोग्राफी इंजीनियरिंग में क्या हुआ था, दैट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नॉन ट्राइबल एरियाज, they went with the Britishers and they settled on that area. And these people, the non-tribals, they became the money lenders of that area. वहां के क्या बन गए, मनी लेंडर्स बन गए। ओके, ठीक है। तो वहां पर अगर आप जाओगे तो देखोगे तो दो टाइप के लोग रहते हैं। वन इज द एफडीएसटी। हु आर द एफडीएसटी? द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब। एंड हु आर द ओटीएफडी? दे आर द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स में वो हैं जो कि वहां पर 1000 साल से नहीं रह रहे। These are the people who are living there for maybe 100, 150, 200 years. And they went after the Britishers, yes, उस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है उनको इंसेंटिव देके कि यहां पर जाओ तो तुमको मैं पार्सल ऑफ लैंड दूंगा। और ब्रिटिशर्स क्यों भेज रहे थे? ताकि जो डेमोग्राफी है उस एरिया का वो हम चेंज कर सकें और ट्राइबल्स को कंट्रोल में ला सकें। लेकिन अब यहां देखो, वो जो अदर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ये जो है, ये जो इनकी जनरेशन 4-5 जनरेशन से वो रह रहे हैं, उनका भी जो कल्चर है वो भी थोड़ा थोड़ा बहुत ट्राइबल्स को मिमिक कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम व्हाट हैज आल्सो हैपेंड कि जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब है वो भी अब ओटीएफडी को मिमिक कर रहे हैं। यहां समझो, ओटीएफडी को कैसे मिमिक कर रहे हैं, कोई बता सकता है? एनी प्रोसेस हमने डिस्कस किया था दैट द ट्राइबल्स हैव स्टार्टेड स्टार्टेड मिमिकिंग। संस्कृताइजेशन इज द वर्ड, वेरी गुड। तो संस्कृताइजेशन में क्या होता है, बेसिकली ट्राइबल्स थे, दे आर एनिमिस्टिक। एनिमिस्टिक मतलब ये नेचुरलिस्ट है, मतलब नेचर की पूजा करते हैं, किसी सेक्रेड ग्रोव की, स्ट्रीम की पूजा करते हैं, किसी पर्टिकुलर एनिमल जो कि उस फॉरेस्ट में पर्टिकुलर एनिमल पाया जाता है, सोल की पूजा करते हैं। यस, लेकिन when they saw these people who came from the other areas, they saw कि अरे यार ये तो okay, they are worshipping this मूर्ति, idol worshipping कर रहे, let me also do that. And they started mimicking द हिंदूज, जो कि हिंदूज थे, प्राइमरली हिंदूज थे, उनका जो ट्रेडिशन है उसको अपनाने लगे। एंड दे, जो ये प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, संस्कृताइजेशन। ओके, संस्कृताइजेशन हुआ उनका। उसी तरीके से जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, उन्होंने भी ये काम स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी ये काम स्टार्ट कर दिया, एफडीएसटी का थोड़ा बहुत उन्होंने भी, जैसे अल्कोहल, जो लोकली ब्रूड अल्कोहल है उसको कंज्यूम करना, या ट्राइबल्स का कोई सर्टेन फेस्टिवल है उसको अपना मान लेना, ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, इंटर मैरिज इज अ फैक्टर? यस, इंटर मैरिज इज ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर।
सो आप अगर देखोगे, एक सनसेट टीवी है, सनसेट टीवी, आई होप एवरीवन नोस, तो सनसेट टीवी पे एक प्रोग्राम आता है मैं भी भारत। मैं भी भारत पे अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स का, वो देखोगे छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स का जो एपिसोड है, तो उसमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया हुआ है दैट हाउ पीपल हु केम, बेसिकली मिशनरीज, ओके, मिशनरीज एंड पीपल फ्रॉम अदर एरियाज, क्योंकि हिंदूज भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, दे वेंट टू द ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज में दे गॉट मैरिड टू ट्राइबल विमेन। दे हैड, उनकी जो ट्राइबल विमेन है, दे स्टार्टेड accepting the Hindu beliefs and the Christian beliefs of their husband। तो ये भी एक फैक्टर है, दैट इज ट्रू, दैट इज करेक्ट, ओके, ये चीज है। ओके, दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, नॉर्थ ईस्ट में उतना नहीं मिलेगा आपको। ओके, यस, नॉर्थ ईस्ट में आपको उतना नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? हु आर द एफडीएसटी? द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब। एंड ओटीएफडी, हु आर द ओटीएफडी? अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। मैं अब फुल नहीं बोलूंगा, मैं बस एफडीएसटी बोल दूंगा, ओटीएफडी बोल दूंगा। समझ में आ गया सभी को? आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसमें सिर्फ आई विल बी यूजिंग द एब्रीविएशंस। ओके, ये क्या करता है? इट स्ट्रेंथन्स द कंजर्वेशन रेजिम ऑफ द फॉरेस्ट। सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है कि भाई फॉरेस्ट का जो वेल्थ है वो सस्टेनेबल वे में यूटिलाइज हो। उसके साथ साथ इट इंश्योर्स लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी। ये क्या इंश्योर करता है? लाइवलीहुड इंश्योर करता है और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, एफडीएसटी एंड ओटीएफडी का। ओके, द ग्राम सभा is the authority to initiate the process for determining the nature of extent of individual forest rights or community forest rights। यहां पर देखो, दिस इज अ प्रीलिम्स क्वेश्चन मेरे भाई लोग। ये देखो, दिस इज अ प्रीलिम्स क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, उसमें पूछा था कि हु इज द अथॉरिटी। चार ऑप्शन थे उसमें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये एक और ऑप्शन था, एंड देन देयर वाज ग्राम सभा एज ऑप्शन डी, एंड द ऑप्शन वाज ग्राम सभा। ओके, तो ग्राम सभा इज द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस, जो डिटरमाइन करता है कि किस एक्सटेंट तक इंडिविजुअल के फॉरेस्ट राइट्स और कम्युनिटी के फॉरेस्ट राइट एफडीएसटी और ओटीएफडी को दिए जाएंगे। सो ये क्या है? एक कोलैबोरेशनिस्ट अप्रोच है। कोलैबोरेशन करके हम, कंसल्टेशन करके ट्राइबल से, बिकॉज वाई, जो ग्राम सभा है वो किससे बनी है? ट्राइबल से बनी है। और ग्राम सभा में जो है, ओके, पैसा एक्ट वगैरह आपने सुना होगा। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट द पैसा एक्ट? पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन वाला सुना होगा आपने, पंचायती राज जो 5th शेड्यूल एरिया में एक्सटेंड हो रहा है। यस, तो जो पैसा एक्ट के थ्रू जो ग्राम सभा बनती हैं, दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ मेजोरिटी ट्राइबल्स एंड माइनॉरिटी नॉन ट्राइबल्स। तो जो ट्राइबल्स वगैरह हैं वो डिसाइड करेंगे खुद का राइट्स, दैट हाउ मच राइट्स शुड वी हैव। So this is a collaborationist and a consultative approach। एंथ्रोपोलॉजी की क्लास जब मैं ले रहा था तो वहां पर मैंने एक ड्रॉबैक बताया था। ये जो ग्राम सभा है, जनरली दे आर वेरी अनकोऑपरेटिव। वो क्या होता है, पावर में, पॉलिटिकल पावर में, या ब्राइबरी के चक्कर में, करप्शन के चक्कर में, लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट दे डू नॉट लुक आफ्टर देयर ओन ब्रदर्स। ट्राइबल्स होते हैं ये, लेकिन क्या होता है कि फॉर फॉर सम मॉनेटरी गेन्स और फॉर सम स्टेटस गेन्स, दे साइड विद द मनी लेंडर्स। तो ये ग्राम सभा यहाँ पर ये भी डिसाइड करती है कि मनी लेंडिंग का जो रहता है कितना अंदर तक जाएंगे मनी लेंडर्स के ऑपरेशन का। ओके, बिकॉज मनी लेंडिंग के वजह से बहुत सारे ट्राइबल्स का जो लैंड है वो छीन लिया गया है। ओके, एग्जॉर्बिटेंट डेट दिया जाता है ट्राइबल्स को, उनको पता नहीं रहता, उनको बोलते हैं सिर्फ अपना अंगूठा लगा लो, पैसे ले जाओ। बट दे डोंट टेल देम कि हर महीने तुमसे 40% हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, और 10 रुपया का जो लोन है दैट बिकम्स 700 रुपए। ओके, 10,000 का लोन 7 लाख हो जाता है। एंड दे से ठीक है, कोई बात नहीं, 7 लाख का लोन है, गिव मी ऑल ऑफ योर लैंड। एंड द बेचारा ट्राइबल हु हैज लाइक गॉट दैट 10,000 रुपीज फॉर हिज वाइफ्स ट्रीटमेंट, वो बेचारा ही इज पुश्ड इनटू पॉवर्टी। और ग्राम सभा के पास जब जाता है कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, ग्राम सभा इज ऑलरेडी मैनेज्ड बाय द मनी लेंडर। ओके, एंड ग्राम सभा उसके फेवर में कुछ नहीं बोलती है। तो ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ विच आई गिव इन दी एंथ्रोपोलॉजी क्लास ऑल्सो। बट यहाँ समझ गए ना, सिर्फ अगर व्हाइट पिलिंग पॉइंट है तो ग्राम सभा डिटरमाइन करेगी कोलैबोरेशन में, कंसल्टेशन में, कि जो हमारे राइट्स हैं, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, एक इंडिविजुअल एज अ सिंगल ट्राइबल, उसके राइट्स, कलेक्शन राइट्स, ग्रेजिंग राइट्स,
ओके, पासिंग राइट्स, देन कम्युनिटी राइट्स, वो कितने दूर तक जाएंगे। ओके ओके, ठीक है। राइट्स क्या क्या है, लेट अस टॉक अबाउट द राइट्स अंडर दिस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो सबसे पहले टाइटल राइट्स। तो टाइटल राइट्स में क्या होगा, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब दैट इज द एफडीएसडी एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनको राइट टू ओनरशिप मिलेगा टू लैंड फार्म बाय ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर्स। जो लैंड आप टिल कर रहे हो, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर तक की लैंड आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी। You will become the title holder, the deed holder. Okay. Ownership is only for land. Ownership जो है, it is only for land that is actually being cultivated. आपके फैमिली, अगर आप ओटीएफडी या एफडीएसटी हैं तभी, और आप कल्टीवेट कर रहे हैं तभी जाके आपको ये मिलेगा। ओके, इसीलिए नहीं कि कोई आप यू आर स्टेइंग देयर लेकिन आप कुछ कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाय नेचर सिंस यू आर स्टेइंग देयर तो आपको मिल जाएगा। आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा दैट ओके यू आर डूइंग द कल्टीवेशन, देन ओनली दिस मैक्सिमम 4 हेक्टेयर तक की लैंड का टाइटल आपको मिल जाएगा। देन यूजेज राइट। तो यूजेज राइट्स में क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओके, ग्रेजिंग एरियाज, इन सब पे जो यूजेज राइट है, जैसे टेंडू लीव्स सुना है आपने, टेंडू लीव्स, महुआ लीव्स, इन सब का कलेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्राइबल्स। महुआ लीव्स एंड टेंडू लीव्स का कलेक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्राइबल्स। तो इन सब का कलेक्शन पे आपका राइट है। एमएफपी का लिस्ट अपडेट होते रहता है। पहले बैम्बू को हटा दिया गया था, फिर बैम्बू को इंक्लूड कर दिया गया था। ओके, तो बैम्बू पे सरकार थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि क्या करे, कि शुड बैम्बू हैव द राइट टू बी फेल्ड, ओके, शुड द ट्राइबल्स हैव द राइट टू फेल बैम्बू, दे आर नॉट वेरी श्योर, बट initially they said that no, but then they said okay you can also fell bamboo also. Then relief and developmental rights, उसमें क्या क्या है, to rehabilitate in case of illegal eviction, अगर इलीगली एविक्ट कर लिया जाता है, इलीगली उनको एविक्ट कर लिया जाता है या फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर लिया जाता है, ओके, और बेसिक एम्यूनिटी से उनको महरूम कर लिया जाता है या बेसिक एम्यूनिटी से उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर उनको रिलीफ एंड डेवलपमेंट मिल सकता है थ्रू यूजिंग दिस राइट। ओके, क्वेश्चन क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन राइट इज गिवन बाय प्रेसिडेंट। देखो, मोटा इज द ओवरऑल इंचार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज द ओवरऑल इंचार्ज, एंड जो प्रेसिडेंट है, ओके, ही लुक्स आफ्टर, अगर आप देखोगे फिफ्थ शेड्यूल एरिया जो है, ही लुक्स आफ्टर दी थ्रू हिज गवर्नर, ही लुक्स आफ्टर दैट एरिया। प्रेसिडेंट साहब ही देखते हैं फिफ्थ शेड्यूल एरियाज को, लेकिन ओवरऑल इंचार्ज जो ये सब पॉलिसी मेकिंग का कौन है, मोटा होता है। मोटा इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, अच्छा, ओके ओके। नाउ कमिंग टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स पे आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स द राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट एंड कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। कम्युनिटी फॉरेस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही ये ग्राउंड आपको बता दिया था व्हाई ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज विच दे हैव बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग फॉर सस्टेनेबल यूज, उनके मैनेजमेंट का राइट्स इनको मिल जाएगा जो ट्राइबल्स है। और कैसे मिलेगा, हु विल डिसाइड द एक्सटेंट, कोई बता सकता है? हु इज गोइंग टू डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ दैट? द ग्राम सभा, अभी हमने पढ़ा था ना, ग्राम सभा। दोस्त, कम्युनिटी कम्युनिटी राइट्स का एक्सटेंशन ग्राम सभा करते, ओके, ठीक है। Now let us come to significance, constitutional provision expansion। तो ये क्या करता है, इट एक्सपैंड्स द मैंडेट ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल का जो मैंडेट है, ओके, दैट इज आल्सो एक्सपैंडेड, and it protects the claim of indigenous communities over tracts of land or forest जो वो inhabit करते हैं। सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से वो है, आप बता सकते हो? विच ऑल स्टेट्स आर देयर इन दिस सिक्स शेड्यूल? हमेशा याद रखना, हमने याद किया था एएमटीएम। असम, कौन कौन था? असम, मेघालय, और यस त्रिपुरा, त्रिपुरा, यस, नो, एएमटीएम ओनली, okay, AMTM, yes, not Arunachal is not there. Arunachal wants to be in the sixth schedule, but it is not there, okay, it is not there in the sixth schedule, तो सिक्स शेड्यूल में नहीं है। यस, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मणिपुर, ओके।
व्हाट आर दी सिक्योरिटी कंसर्न्स? व्हाट आर दी सिक्योरिटी कंसर्न्स? कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। एलियनेशन ऑफ ट्राइब वाज वन ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड द नक्सल मूवमेंट। तो नक्सल जो है मूवमेंट है, वो दो, उसका दो पार्ट है। एक है आइडियोलॉजिकल और एक है ग्राउंड लेवल कमांडर्स। तो जो ग्राउंड लेवल कमांडर्स आते थे, दे वेर पुअर ट्राइबल्स। उनको रिक्रूट कर लिया जाता था। सपोज कि उनका लैंड एलियनेशन हो गया, उनका क्या हो गया, लैंड एलियनेशन हो गया, तो वो ट्राइबल्स डिसग्रंटल्ड हो जाता था। दे यूज्ड टू गो एंड जॉइन द रैंक्स ऑफ माओइस्ट। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम देखा है आप लोगों ने? देयर इज अ मूवी कॉल्ड बुद्धा इन ट्रैफिक जैम। तो उसमें ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है हु आर द आइडियोलॉजिकल। तो आइडियोलॉजिकल आर जनरली प्रोफेसर्स एंड intellectuals and journalists who are living in the cities। तो ये आइडियोलॉजी देखते हैं। और जो ग्राउंड लेवल कमांडर्स होते हैं, ये जो कैडर है इनका, इट इज ड्रॉन फ्रॉम द ट्राइबल्स ओनली। एंड ट्राइबल्स क्या होता है? एंड ट्राइबल्स क्या होता है? ट्राइबल्स बेसिकली दे आर डिसग्रंटल्ड। ऐसा नहीं है कि ट्राइबल को माओइस्ट आइडियोलॉजी से कुछ मतलब है। द ट्राइबल सेज कि मेरा जो राइट्स है उसको ले लिया गया, मेरे लैंड ले लिए गए। ओके, मेरी वाइफ मर गई विदाउट एनी मेडिकल हेल्प। व्हाई शुड आई स्टे लॉयल टू द स्टेट, है ना? तो ही पिक्स अप दी गन। तो ऐसा भी होता है, लेकिन बहुत सारे को ब्रेन वॉश भी कर दिया जाता है। सो सिक्योरिटी कंसर्न भी था। दैट्स व्हाई फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वाज वेरी नेसेसरी। और ये 2006 की बात है, ये याद रखना। तो 2006 में उस समय चरम पे था नक्सल मूवमेंट, दैट वाज एट इट्स पिनेकल। आप सीआरपीएफ के जो लोग जाते थे, एंड 75 80 90 100 पीपल यूज्ड टू डाई इन वन, सीआईएसएफ जवान्स यूज्ड टू डाई इन वन एनकाउंटर। ऐसा होता था। Then forest governance. It has the potential to democratize forest governance। जो आपका 2006 का एक्ट है, वो क्या करेगा? डेमोक्रेटाइज करेगा। वाई? बिकॉज हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। फॉरेस्ट जो एक्ट है, ये कौन, किसको डिसीजन मेकिंग पावर हमने दिया? ग्राम सभा को दिया। तो ग्राम सभा को दिया तो दे नो द बेस्ट। द ट्राइबल नो द बेस्ट, व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, है ना? जैसे आप एक जेन जेन जी है ना? जेन जी है तो जेन जी नोज बेस्ट what is best for them। millennials knows best what is best for them। Indians knows best what is best for them। Americans knows best what is best for them। उसी तरीके से ट्राइबल्स knows best what is best for them। तो फॉरेस्ट गवर्नेंस को डेमोक्रेटाइज करने के लिए, उसके बाद इट विल इंश्योर दैट पीपल गेट टू मैनेज देयर फॉरेस्ट ऑन देयर ओन। ओके, ये इंश्योर करेगा कि पीपल अपना जहां पर वो सालों से रह रहे हैं, मल्टी जनरेशन इनहैबिटेशन है उनका, वो वहां पर अपना खुद का गवर्नेंस देख सकते हैं। एक अपने साथ, ओके, जितने भी उनके भाई लोग हैं उनके साथ मिलके ये गवर्नेंस कर सकते हैं। देन व्हाट आर दी चैलेंजेस? वो कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी। एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी है कि ट्राइबल्स आर नॉट अ बिग वोट बैंक। बहुत कम उनका बहुत सारे ट्राइबल्स जो हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ओके, और उतना बड़ा वोट बैंक उनका नहीं है। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग माइग्रेट भी कर गए सिटीज में काम करने के लिए, तो वोट बैंक नहीं है। तो बहुत सारे टाइम क्या होता है कि कुछ कुछ लॉज लाके स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दे ट्राई टू सबवर्ट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो कि नहीं होना चाहिए। देन द फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी जो है, इट हैज मिस इंटरप्रेटेड द फॉरेस्ट राइट एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलराइज इंक्रोचमेंट इंस्टेड ऑफ अ वेलफेयर मेजर। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि सिंस अब हमें अंदर जाने का अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या था कि दे शुड हैव द राइट्स, ट्राइबल्स शुड हैव द राइट्स ऑफ गोइंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ध्यान से सुनना, फॉरेस्ट रिसोर्सेज कलेक्शन का राइट तो दे दिया, लेकिन फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है कि उस चीज को मिसयूज करके एक्सप्लॉइटेशन करवा रही है। तो सपोज एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ट्राइबल बिजनेसमैन है, यहाँ पर क्या सोच के गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट निकाला था कि भाई ट्राइबल, जो गरीब ट्राइबल्स हैं या जो सस्टेनेबल वे में रहते हैं, वो जाके अपना डेली लाइफ का सामान निकाल सकते हैं। बट व्हाट द ब्यूरोक्रेसी इज डूइंग कि ट्राइबल बिजनेसमैन को के साथ टाई अप करके दे आर अलाउइंग एक्सप्लॉइटेशन। वो ट्राइबल बिजनेसमैन 2 पेड़ काट के नहीं लाता है, वो 100 पेड़ काट लेता है, एंड ही गिव्स अ कट टू द फॉरेस्ट रेंजर एंड द पीपल इन द हायर ब्यूरोक्रेसी। तो इस टाइप की हरकतें बहुत होती हैं। कॉर्पोरेट्स फियर दे मे लूज द चीप एक्सेस टू वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो कॉर्पोरेट्स का मतलब क्या? माइनिंग कंपनीज। माइनिंग कंपनीज आर वेरी फियरफुल कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की वजह से हम पहले जैसा सबवर्जन और एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। देन एक और प्रॉब्लम है डाइल्यूशन ऑफ एक्ट। ओके, एफआरए बेंड्स मोर इन द फेवर ऑफ इंडिविजुअल राइट्स
और कम्युनिटी राइट का स्कोप क्या है, कम है। एंड दिस हैज बीन सेड बाय सर्टेन एनवायरमेंटलिस्ट। ओके, उनका कहना है कि कम्युनिटी राइट्स कम करके इंडिविजुअल राइट्स बढ़ा दिए। उसके बाद क्या है, इंस्टीट्यूशनल रोड ब्लॉक है। ऑलराइट, रफ मैप्स ऑफ कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल क्लेम्स आर प्रिपेयर्ड बाय ग्राम सभा व्हिच एट टाइम्स ऑफन लैक टेक्निकल नो हाउ। तो ये जो ग्राम सभा डिसाइड करती है, आपको मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था, ग्राम सभा में भी करप्शन बहुत है। ग्राम सभा जो मैप्स बनाती है, ओके सपोज जैसे टाइटल राइट्स, तो टाइटल राइट्स में क्या करते हैं कि जो एलिजिबल नहीं है, अगर वो पैसा खिला दे ग्राम सभा को, तो ग्राम सभा उसके फेवर में पास कर देती है रेजोल्यूशन, और उसको लैंड मिल जाता है। ओके, ऑल्दो ही डजंट हैव द राइट, और जो जिसका राइट होता है उसका राइट चला जाता है। इस टाइप की चीजें होती है। प्लस टेक्निकल नो हाउ नहीं है, तो मैपिंग करने में कि कौन सा लैंड देना है टाइटल राइट्स में, कौन सा यूजेज राइट में देना है, उसमें दिक्कत होती है इनको। Misuse of FRA is also there. All right, it has been misused and communities have rushed to file claims. जिनका टाइटल राइट्स वाला क्लेम है, ओके, वहां पर भी क्या किया, मैनिपुलेशन करके 4-4 हेक्टेयर जो है वो जो लोग डिजर्व नहीं करते उनको भी बांटा गया, ऐसा भी हुआ है। Politicians across party lines have interpreted FRA as a land distribution exercise and have fixed targets for districts. जब ये 4 हेक्टेयर का टाइटल राइट्स मैक्सिमम लिमिट का जो है, ये इसको क्या बोल दिया इन्होंने, समझ लिया दैट ओके, बिना कोई ड्यू डिलीजेंस किए, विदाउट एनी ड्यू डिलीजेंस हम इसको बांट देते, लेट मी जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इट एवरीवेयर। ओके, और एज अ वोट बैंक कि देखो हमने 4 हेक्टेयर लैंड मिली ना तुमको, हमें वोट देना। ओके, तो ये चीज करके डीएम को प्रेशर में डाल के, डीएफओ को प्रेशर में डाल डाल के कि तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्रांसफर कर देंगे। ओके, ये कर करके इन्होंने मिसयूज कर रखी। What will be the way forward? So it is important that the government at both the central and state levels उनको strengthen किया जाए with human and financial resource, जिनको actually पता है एक scientific way में forest, ये जो exercise है forest rights distribution, it should be done in a very scientific manner by people who have knowledge of how things work, of how forest is managed. Besides leveraging modern tech में क्या आ गया, ड्रोन्स वगैरह को लेवरेज करके मैपिंग करो, सर्वे करो, तब पता चलेगा कि किसका किसका एक्चुअल में हक है, किसका एक्चुअल में हक नहीं है। ओके, फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी मस्ट ऑल्सो बी रिफॉर्म टू सर्व एज अ सर्विस प्रोवाइडर, नॉट एज एन एक्सप्लॉइटर। ये जो एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, ट्राइबल बिजनेसमैन के साथ मिलके एक्सप्लॉइट करना, कि ठीक है अंदर तो तुमको यूज करने का है ही, जाके तुम 100 पेड़ काट लो। यू ऑल्दो तुम गवर्नमेंट ने मैंडेट किया तुम 2 पेड़ काटोगे, बट ओके आई जस्ट यू नो मैं जो बुक्स है उसको कुक करके और तुमको अलाउ कर दूंगा 100 पेड़ काटने के लिए, जस्ट गिव मी द कट। ओके, so this is your class Forest Rights Act. Any question that you guys might have, I hope everyone can write a question on this. अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन आएगा डेली आंसर राइटिंग में, एक्सपेक्ट दिस वन क्वेश्चन एटलीस्ट। ओके, एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज माइट हैव? यस विवेक, पूछो। ट्राइबल बिजनेसमैन को रेगुलेट करने का फंक्शन ग्राम सभा के वाले के पास होगा ना? उनके पास है इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स है, बट लाइक आई टोल्ड यू, अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग, द ग्राम सभा इज मैनेज्ड। ओके, ग्राम सभा इज मैनेज्ड बाय बोथ नॉन ट्राइबल एंड ट्राइबल बिजनेसमैन। और जनरली ऐसा भी नहीं होता है ट्राइबल बिजनेसमैन है। आई टेल यू समथिंग, व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज अ कंपनी, मैंने कंपनी खोली, मैं नॉन ट्राइबल हूँ, मैंने कंपनी खोली और किसी ट्राइबल को रख लिया सैलरी पे एज अ डायरेक्टर। ओके, और वो उस एरिया का आदमी, उसको मैं बोला 50,000 रुपए की सैलरी दूंगा तेरे को, और तू बस मेरा यू जस्ट गो टू मीटिंग्स एंड यू जस्ट गो टू क्लेम द राइट्स। और फिर वो जो पेड़ कट रहे हैं अंदर में, या जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन हो रहा है, उस पे मेरा मोनोपोली हो जाएगा, एंड आई एम एक्टिंग थ्रू अ फ्रंट। और ग्राम सभा इज ऑल्सो मैनेज, उनको भी मैंने मैनेज कर लिया, 1,000-1,000 रुपए दे के, 2,000-2,000 रुपए दे के एवरी मेंबर। ओके, उनको मिठाई उठाई दे के, ठीक है, दवा दारू हो जाती है उनकी। ऑलराइट, बेसिकली गेम कर रहे हैं सिस्टम को। तो ये शॉर्ट कमिंग्स में आप लिख सकते हैं। ओके, शॉर्ट कमिंग्स में लिख सकते हैं। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ऐसे, टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, द ग्राम सभा हैज द राइट टू रेगुलेट द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स। ओके, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी ओवरसी करेगा कि क्या चल रहा है उसके डिस्ट्रिक्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट आता है तो, एंड द डीएफओ, द डिविजनल फॉरेस्ट जो ऑफिसर होता है वो भी देखेगा इसको। एनी मोर क्वेश्चंस?